हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। एक बार फिर से आपका सीएलसी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। माय नेम इज संजय अग्रवाल। बट अपना गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था वाला चैप्टर चल रहा था, जिसके अपने 2 लेक्चर हो गए थे बेटा, जिसमें अपन ने लास्ट बेटा विभिन्न प्रकार के वेग और ऊर्जाएं किया था। तो अपन ने गैसीय अवस्था के टॉपिक की बात करूं मैं, तो बेटा आपके पास में द्रव्य की अवस्था, गैस के गुण, गैसों के नियम, डाल्टन का नियम, औसत अणुभार, आपेक्षिक आर्द्रता, केटीजी, विभिन्न प्रकार के वेग, ग्राहम का विसरण का नियम, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, ये सारे टॉपिक हो गए हैं बेटा। इससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको स्टेज 1 से स्टेज 4 के बताए थे। आई होप आपने करके देखे होंगे। कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको करवा देता हूं जो वेग, ऊर्जा और केटीजी से रिलेटेड है, औसत अणुभार, डाल्टन के नियम से रिलेटेड है। तो बेटा इन क्वेश्चंस को आप साथ के साथ करते चलें, जिससे आपके पास प्रैक्टिस हो जाए बेटा। बेटा क्वेश्चन करने जरूरी है, क्वेश्चन नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी भाई, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन की अपन बात करें तो बेटा आप स्टेज 3 पे आ जाओ। स्टेज 3 पे इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्टेज 3 की बात कर रहा हूं बेटा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, कुछ आप बेटा खुद करना बेटा। जैसे देखिएगा स्टेज 3 में आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही यदि बात करें तो क्वेश्चन 1, 2 इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे हो जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा स्टेज 3 का कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना चाह रहा हूं बेटा। तो बेटा अपन ने इसमें स्टेज 3 के क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। यदि गैस के एक नियत दाब पर 20% आयतन की वृद्धि से गर्म किया जाए, की वृद्धि तक गर्म किया जाए, तो तापमान में प्रतिशत परिवर्तन होगा। बेटा आज यहाँ पे दाब नियत बोल रखा है, दाब नियत बोल रखा है, और अपन को ताप और आयतन में बात की है, तो चार्ल्स के नियम से मैं बोल सकता हूं V समानुपाती T। और बेटा प्रतिशत परिवर्तन वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बोला है, आप उसको 100 मान के करें, क्योंकि 100 मान के करेंगे तो क्वेश्चन बेटा सही होगा, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंगली प्रतिशत इजीली निकाल सकते हैं। तो आयतन में 20% की वृद्धि की है, पहले आयतन 100 मान लिया, बाद में 120, क्योंकि वृद्धि की है तो बढ़ जाएगा। तो इसने पूछा है तापमान में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। पहले तापमान 100 था, बाद में तापमान निकाल लीजिए, इससे काटा आपने, T2 आपका आ गया 120। बेटा ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूं साथ में। तो T2 आ गया 120, पहले था 100 फिर 120, तो ये तो समझ में आ गई वृद्धि, और 20% की वृद्धि इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है बाद माइनस पहले अपॉन पहले इंटू 100, बाद माइनस पहले अपॉन पहले इंटू 100। तो इसमें सिंपल आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर आएगा जो अपन को चाहिए। यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है वृद्धि, और यदि माइनस आता तो अपन क्या बोल देते, कमी। समझ में आ रही है बात बेटा? तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे हो रहा है बेटा। डाल्टन के नियम से रिलेटेड है। हमको बोला है 1.12 लीटर के फ्लास्क में 0 डिग्री पर, 1.12 लीटर का फ्लास्क है, 0 डिग्री सेल्सियस बोला है, इसका मतलब 273 केल्विन ताप होगा, पर 3.2 ग्राम O2 और 0.2 ग्राम H2 लिया है, तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब। डाल्टन के नियम में बताया था मैंने आपको, एक पात्र में जितनी गैसें उपस्थित होती हैं उन सभी गैसों के अपने अपने दाब के योग के बराबर उस पात्र का कुल दाब होता है। बोलो सही बात है क्या? तो इस पात्र में O2 और H2 है, तो या तो अलग अलग दाब निकाल लो, या दोनों के मोलों को जोड़कर PV बराबर nRT में n बराबर कुल मोल वो पुट कर दो, तो डायरेक्ट भी आंसर आएगा। तो यहां से आपको दिया है 3.2 ग्राम O2 और 0.2 ग्राम H2। तो देखो चूंकि PV बराबर nRT है, तो यहां से मैं P निकाल रहा हूं, V 1.12 लीटर है, n क्या होगा, जो उस पात्र में कुल मोल है। कुल मोल किस किस के हैं, O2 के और H2 के, तो निकाल लो। ग्राम भार बटे अणुभार प्लस ग्राम भार बटे अणुभार, ये O2 के मोल, ये H2 के मोल, इंटू RT, तो 0.08, तापमान 273। तापमान के लिए आपको पता है केल्विन में ही लेना है, तो यहां से P आएगा आपका, ये 0.1, ये 0.1 और 0.1 कितना हो जाएगा बेटा, 0.2 हो जाएगा। तो यहां से बेटा अपन इसको ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, और ऐड करके फिर इसको देखते हैं, देखिए अपने पास में क्या आ रहा है।
तो 0.1 और 0.1 को ऐड किया है आपने, तो ये आपका 0.2 हो गया। 0.2 इंटू 0.08 इंटू 273 अपॉन 1.12। तो बेटा पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी बेटा आप कर सकते हो। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, यहां से करोगे कैलकुलेट, ये 10 होगा, ये 7 आएगा, ये बेटा आप कैलकुलेट करोगे 7 3 जा 21, 6 आएगा, ये आएगा, तो बेटा ये लगभग 3.9, ये यदि एक्यूरेट वैल्यू रखोगे तो ये लगभग 4 ATM के अप्रोक्स में आपका कुल प्रेशर आएगा। समझ में आ रही है बात बेटा? क्वेश्चन 5 भी ऐसा है, 6 7 भी ऐसे हैं। 7th एक बार देख लो आप कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक गैस में N2 का 56 ग्राम, CO2 का 44 ग्राम। N2 का बेटा दिया है आपको 56 ग्राम, 56 ग्राम का मतलब मोल निकालूं तो ग्राम भार बटे अणु भार 2 आएगा। CO2 का 44 ग्राम, 44 ग्राम का मतलब ग्राम भार बटा अणु भार 1 आएगा। मीथेन का 16 ग्राम, मीथेन बोले तो CH4, इसका 16 ग्राम, तो ग्राम भार बटे अणु भार इसका भी 1 आएगा। तो बोल रहा है मिश्रण का कुल दाब 720 mmHg है, तो मीथेन का आंशिक दाब, बेटा आंशिक दाब का फॉर्मूला क्या होता है? आंशिक दाब इज इक्वल टू कुल दाब गुणा मूल भिन्न। समझ में आ रही है बात बेटा? यहां से यदि अपन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो देखिएगा मीथेन का आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणा मूल भिन्न। मूल भिन्न क्या होते हैं? खुद के मोल बटा टोटल मोल, तो खुद के मोल 1 बटा टोटल मोल कितने हैं भाई? 4 है। यहां से सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपके पास में कितना आएगा? 4 को 720 से कैंसिल आउट करोगे तो 180 mm ऑफ Hg आपका आंसर आएगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो आपका बेटा ये आंसर हो जाएगा मीथेन का पार्शियल प्रेशर 180 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन 8, ये आपको मैंने डाल्टन के नियम में पढ़ाते टाइम भी बताया था कि डाल्टन का नियम क्रियाशील गैसों पर लागू नहीं होता, केवल अक्रियाशील पे लागू होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे लागू नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि वो क्रियाशील गैसें हैं NH3 और HCl, जो क्रिया करके NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बनाती है। क्लियर हो रही है बात बेटा? तो इसी टाइप से आगे के क्वेश्चन से ही आप खुद देख सकते हैं। यहां से फिर बेटा आप आइए, इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21? देखिएगा, यदि किसी गैस के अणु की औसत चाल V एवरेज अपन को दे दिया है 400 मीटर पर सेकंड है, तब समान ताप पर इसकी RMS चाल क्या होगी? VRMS क्या होगा? तो बेटा अपन यदि एक चीज देखें तो इनके लिए मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी कि VRMS इज इक्वल टू 1.22 VM और V एवरेज इज इक्वल टू 1.12 VM। VM से VM गया, यहां से मैं VRMS कैलकुलेट करूं तो VRMS आएगा 1.22 अपॉन 1.12 इंटू V एवरेज जो है आपका 400। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये लगभग आपके पास में कितना आएगा? 434 मीटर पर सेकंड आएगा। तो डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट आप बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 23 देखिए कैसे हो रहा है। 23 बोलता है 4 कण है जिसमें एक कण का वेग 2 है, दूसरे का 3, तीसरे का 4, चौथे का 5 है, तब RMS चाल का मान होगा। तो RMS चाल के लिए मैंने अलग अलग आपको निकालना सिखाया था। N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 स्क्वायर प्लस N4 V4 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, इसका वर्गमूल ले लो। यही होता है बेटा। और N1 N2 N3 N4 के लिए 1 1 1 मान दिया है और उनकी चाल है 2 3 4 5। तो यहां से अपन बात करें तो अपन बोलते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 1 1 1 1, तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहां से देखेंगे बेटा 4 और 9 13, 13 और 16 29, 29 और 25 54। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √54 और इसका ये 2। तो यहां से बेटा इसका 4th ऑप्शन आंसर आ जाएगा √54 अपॉन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो मात्रक है, मात्रक आपको ध्यान रखना है कि किस अकॉर्डिंगली बात की है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 इसमें क्या बोल रहा है देखिएगा।
एसटीपी पर H2N2O2 HBr के VRMS का क्रम, H2N2O2 और HBr। तो बेटा आपको एक चीज पता है, तापमान वगैरह नहीं दिया, मतलब ताप वगैरह समान है, तो VRMS होता है √3RT/m, मतलब m के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से m मॉलिक्यूलर वेट देखो, इसका 2, इसका 28, इसका 32 और इसका 81। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं VRMS का क्रम देखेंगे अपन, तो VRMS का क्रम इनके वर्गमूल, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, तो जिसका अणुभार ज्यादा उसके लिए ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर बेटा इसी तरीके से अपने पास में आएगा। ये आप बेटा खुद इसको चेक कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा H2, उससे कम N2, उससे कम O2, उससे कम HBr। तो सीधे सीधे बेटा आपका 25 का कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो ये अपने ताप से रिलेटेड, वेग से रिलेटेड बात की है अपन ने। इसके बाद बेटा यदि अपन आगे देखें कुछ ऊर्जा से रिलेटेड और इनके क्वेश्चंस भी देखना चाहें, तो बेटा स्टेज 2 के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं स्टेज 2 के, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो एक बार इसको रफ करता हूं, फिर स्टेज 2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेटा काफी क्वेश्चंस आपने भी किए होंगे उम्मीद है, कुछ मैं आपको बता रहा हूं। बेटा क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी, तो क्वेश्चन करने जरूरी है भाई। भाई बिना क्वेश्चन काम नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान रखें भाई, ठीक है ना। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। तो आगे के अपन देखते हैं बेटा स्टेज 2 के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक हो गए हैं उनसे रिलेटेड। स्टेज 2 में देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या कह रहा है? हाइड्रोजन गैस का वर्गमाध्य मूल वेग नाइट्रोजन गैस के वर्गमाध्य मूल वेग का √7 गुना है। मतलब हाइड्रोजन गैस का वर्गमाध्य मूल वेग निकाला आपने, वो नाइट्रोजन गैस के वर्गमाध्य मूल वेग का √7 गुना है। तो अपन से पूछ रहा है इनके ताप में क्या संबंध होगा, दोनों के ताप में, यदि ऐसा रिलेशन है तो बेटा यहां से मैं कुछ चीजें देखूं तो देखो VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT/m। तो मैंने लिखा √3RT हाइड्रोजन अपॉन m, √3RT नाइट्रोजन बटा m। 3R से 3R गया, दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग जैसे ही किया तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास में 7 और ये हटेगा TN2/4, ये 2। तो बेटा मैं यहां से बोल रहा हूं कि T हाइड्रोजन जो है वो T नाइट्रोजन का आधा है। मतलब T नाइट्रोजन बढ़ा रहा है तभी तो उसका आधा करने के बाद इक्वल आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं T हाइड्रोजन छोटा है आपका T नाइट्रोजन से। तो आपका बेटा इसका सेकंड ऑप्शन सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो ये आप बेटा इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद और इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 डायरेक्ट ट्रिक से हो जाएगा, जो मैंने आपको रिलेशन लिखवाया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से अपन ने कुछ क्वेश्चंस अपने वेग ऊर्जा से रिलेटेड किए हैं। बेटा ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट भी आपको समझ में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब इसके बाद बेटा अपन आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ टॉपिक्स और देखते हैं, जिसमें बेटा अपन आदर्श गैस, वास्तविक गैस, आदर्श गैस वास्तविक गैस में अंतर, उनमें विचलन, ये सब क्या है उनके लिए बात करना स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चंस के लिए घबराएं नहीं, फिर जैसे ये चैप्टर और होगा, अपने टॉपिक्स और होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और करवा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन अपन को किस टाइप से करना है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बेटा एक बार इसको रफ कर लेते हैं अपन। रफ करके अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं आगे क्या बोलता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आदर्श गैस व वास्तविक गैस में अंतर। तो पहले अपन दोनों गैस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंतर और फिर उनके विचलन की बात करेंगे। तो अपना टॉपिक है
आदर्श व वास्तविक गैस में अंतर। क्या अंतर बोलता है देख लेते हैं बेटा, अपन इसको टेबल फॉर्म में देख लेते हैं जिससे साथ के साथ में कंपेयर हो जाएगा। तो पहला मैंने डाल लिया है बेटा आदर्श गैस, और इसी का सेकंड मैंने डाल लिया बेटा आपका वास्तविक गैस। तो दोनों में अपन 1 by 1 पॉइंट अंतर देखते चलेंगे, और इस आधार पे अपना इस चैप्टर का सेकंड फेज चालू होगा, जिसमें अपन गैस और गैसों के अंतर से रिलेटेड बेटा बात करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बेटा आदर्श गैस के लिए अपन क्या बोलते हैं कि जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का पालन करती है। इसमें अपन ने पहला पॉइंट बोला, जो सभी ताप व दाब पर गैस नियमों का पालन करती है। गैस नियमों का पालन करती है। समझ में आ गई बात बेटा? वहीं वास्तविक गैस में अपन बात करें तो वास्तविक गैस में जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट अपन से पूछ लेता है। अपन बोलते हैं उच्च ताप तथा अत्यंत निम्न दाब की स्थिति में ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो अपन ने क्या बोला, वे गैसें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वे गैसें जो उच्च ताप व निम्न दाब की स्थिति में, और बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च ताप व निम्न दाब की स्थिति में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बेटा अपन ये बात करें कि आदर्श गैसें कौन सी होती हैं, तो बेटा ये गैसें काल्पनिक होती है, इनकी केवल स्टडी की जाती है, प्रैक्टिकली ये गैसें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो अपन ने सेकंड पॉइंट क्या बोला, ये गैसें काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी गैसें हैं बेटा, काल्पनिक होती हैं। और जबकि बेटा अपन वास्तविक गैस की बात करें तो प्रकृति में जितनी भी गैसें अस्तित्व में हैं, जितनी भी गैसें मिलती हैं, वो सारी क्या है, हमारी वास्तविक गैसें हैं। तो अपन क्या बोलते हैं वास्तविक गैसों के लिए, प्रकृति में मिलने वाली गैसें या जो वास्तविक गैसें हैं जो हमारे को मिलती हैं, वो सारी क्या है, आपकी वास्तविक गैसें। तो हमने इधर बोला प्रकृति में मिलने वाली गैसें। समझ में आती है बात बेटा? तीसरा पॉइंट अपन बोलते हैं बेटा, यहां पे हम बोलते हैं आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इसके कारण बहुत आगे टॉपिक स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बात करेंगे। इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण कार्य नहीं करता है, जबकि अपन यहां पे बोले तो यहां पे क्या बोलते हैं, कार्य करता है। आकर्षण प्रतिकर्षण की बात करें तो वो यहां पे क्या बोलते हैं अपन, कार्य करता है। फिर बोलते हैं हम इनके अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यही बोलते हैं अपन कि इनके अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इनके अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में, कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। और जबकि अपन यहां पे क्या बोलते हैं, नगण्य नहीं होता है। मतलब यहां पे आयतन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जबकि यहां पे अपन आयतन क्या मान लेते हैं, नगण्य होता है। बेटा वहीं पे अपन यदि यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण की बात करें कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, तो आज के बाद आपको ये याद रखना है कि जब भी आदर्श गैस समीकरण की बात की जाएगी तो आदर्श गैस समीकरण होता है PV इज इक्वल टू nRT। क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। P आपका दाब, V आपका आयतन, N आपके लिए मोलों की संख्या, R आपका गैस नियतांक और T आपका क्या होगा, ताप। T आपको हमेशा केल्विन में लेना है, ये याद रखना है। जबकि वास्तविक गैस के लिए जो समीकरण होता है
उसे वॉन्डरवॉल गैस समीकरण कहते हैं। तो इसके लिए अपन बात करें क्या है इसका, तो यहां बात करते हैं अपन वॉन्डरवॉल गैस समीकरण। ये वॉन्डरवॉल गैस समीकरण क्या होता है देखिएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इसे बेटा बोला जाता है आपका वॉन्डरवॉल गैस समीकरण। तो हम आदर्श गैस और वास्तविक गैस में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वास्तविक गैसें उच्च ताप और अत्यंत निम्न दाब की स्थिति में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। ये क्वेश्चन के रूप में आपको बहुत जगह डायरेक्ट बेटा पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। नेक्स्ट अपन बात करें, ये काल्पनिक होती हैं, ये प्रकृति में मिलने वाली गैसें ही आपको पता है। इनमें आकर्षण प्रतिकर्षण कार्य नहीं करते, इनमें कार्य करते हैं। इनमें अणुओं का आयतन नगण्य मानते हैं अपन, जबकि यहाँ पे नगण्य नहीं मानते हैं अपन। यहाँ पे समीकरण क्या है, पीवी बराबर एनआरटी। यहाँ पे समीकरण क्या है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी बराबर एनआरटी। बेटा यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये दो फैक्टर हटा दो, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, तो पीवी बराबर एनआरटी ही बचेगा। तो इन दो फैक्टर के कारण इनमें डिफरेंस आया है। ये दो फैक्टर क्यों, एक तो हमने बोला आकर्षण प्रतिकर्षण कार्य नहीं करता, जबकि ये बोलता है कार्य करता है, तो ये फैक्टर आएगा। ये बोलता है अणुओं का आयतन नगण्य है, जबकि ये बोलता है आयतन नगण्य नहीं है, तो ये फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे बाकी तो सारी चीजें वही है। कोई आपसे पूछे ए और बी क्या है, तो बेटा ए और बी होता है वांडरवाल नियतांक। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो काफी बार पूछे जाते हैं। बेटा अब जो आएगा उसमें न्यूमेरिकल कम है, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है, लेकिन वो डायरेक्ट पूछी जाती है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने बेटा यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा ए व बी क्या है, वांडरवाल नियतांक। ए व बी क्या है आपके, वांडरवाल नियतांक है बेटा। जो अपन बात करते हैं कि ये वांडरवाल नियतांक कहां पे निर्भर करते हैं, ये आपके गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो ए व बी वांडरवाल नियतांक जो गैस की प्रकृति, क्या बोला अपन ने, जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इनमें भी अपन बात करें बेटा तो आपका जो ए होता है वो अणुओं के मध्य आकर्षण पर, जबकि बी जो होता है वो त्रिज्या पर, आकार पे निर्भर करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए किस पे निर्भर कर रहा है, ए अणुओं के मध्य आकर्षण पर, अणुओं के मध्य आकर्षण पर, जबकि बी अणुओं की त्रिज्या पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात बेटा। अब यदि आपसे कोई इनकी विमा पूछ ले, मात्रक पूछ ले, तो बेटा फिजिक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा है विमा में, विमीय सूत्र में, कि समान विमाओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो उस आधार पे मैं इनकी विमा लिखना चाह रहा हूं। तो बेटा अपन ने बात की ए का विमीय सूत्र, ए की विमा, तो अपन को पता है समान विमाओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब P की विमा और ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की विमा समान होगी। तो अपन ने क्या बोला, P की विमा इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की विमा, क्योंकि ये हमको पता है समान विमाओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो P क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो M1 L1 T माइनस 2, बल अपॉन क्षेत्रफल तो L2 आएगा। ये A, V स्क्वायर मतलब L6, और ये मोल स्क्वायर। यहां से आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका A कितना आ जाएगा। यदि आप A चेक करना चाहोगे तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपका जो A आएगा वो आएगा बेटा M1, ये L2 से L6 जाएगा तो L4 बचेगा, L5 T माइनस 2 मोल माइनस 2। ये तो आपकी एक ही विमा। वैसे आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो तो फिजिक्स वगैरह के, समझ में आ रही है बात, फिर भी आप एक बार और चेक कर लेना। इसी तरीके से यदि मैं बी की विमा की बात करूं कि बी की विमा कैसे निकाली जाती है, तो वैसे अपन ने बोला V और NB की विमा समान होगी। तो हमने क्या बोला, V की विमा इज इक्वल टू NB की विमा। समझ में आई बात। तो यहां से ये तो आ जाएगा L3, ये आ जाएगा मोल इंटू B। तो यहां से B की विमा क्या आएगी,
m0 L3 T0 मोल -1। ये आपका आएगा बेटा बी की विमा। तो ए व बी की विमा कैसे निकल रही है वो आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको सॉल्व करवा दी है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि ए बी क्या है, किस पे निर्भर कर रहे हैं, किस तरीके से अपन इनकी बात बेटा कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो ये हमने पहले बात की आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर की। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा था ए और बी, उसमें भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये अणुओं के मध्य आकर्षण पर और ये बी त्रिज्या पर निर्भर करता है। इनकी विमा क्या है ये फिजिक्स का पोर्शन है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब अपना जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक है कि आदर्श गैस व वास्तविक गैस में विचलन, इन दोनों में जो चेंजेस आ रहा है, विचलन मतलब जो अलग व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अपन अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण को कार्य नहीं करते ऐसा बोलते हैं, जबकि यहाँ पे कार्य करते हैं, इसलिए ये फैक्टर अलग से आ जाएगा AN²/V²। जबकि यहाँ पे हमने बोला आयतन नगण्य होता है, जबकि यहाँ पे अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता, तो ये फैक्टर और आएगा। तो इन दो फैक्टर के कारण इन समीकरणों में, इन दोनों गैसों में, आदर्श गैस और वास्तविक गैस में विचलन उपस्थित होता है, जिसे डेविएशन बोलते हैं, अलग व्यवहार बोलते हैं। तो इन दोनों को अपन बात करते हैं कि अलग व्यवहार कारण पता लग गया, लेकिन इन दोनों के कारण ये फैक्टर कैसे आया उसको अब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो वो पहले अपन देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अपन बेटा इसमें किस टाइप की बात करने जा रहे हैं। तो एक बार ये रफ करते हैं, फिर अपन इसमें आगे की बात कर लेते हैं। तो बेटा अब एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि आदर्श गैस में वास्तविक गैस में व्यवहार विचलन कैसे हुआ है, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या आएगी, आदर्श गैस व वास्तविक गैस में व्यवहार विचलन। व्यवहार विचलन मतलब डेविएशन, बिहेवियर डेविएशन की बात कर रहे हैं कि इनमें ये जो व्यवहार विचलन हुआ है उसका कारण क्या है। समझ में आ रही है बात बेटा? बेटा यहां से व्यवहार विचलन की बात करें, वही दो बात है कि अणुओं के मध्य आकर्षण और अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में, इन दो के कारण व्यवहार विचलन आ रहा है। ये मैंने आपको अभी दोनों समीकरणों से भी बताया है। तो अपन ने क्या बोला, इसके मुख्य दो कारण हैं। इसके मुख्य दो कारण है बेटा, ये थोड़ा सा थ्योरिकल टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सा? पहली बात तो अपन ये बोलते हैं कि अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण आदर्श गैस में नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, कार्य करता है। तो अपन ने क्या बोला, अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो देखते हैं अपन कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वास्तविक गैस बोलती है कि अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण कार्य करता है। तो अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक गैस के अनुसार अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता। पहला अपन ने क्या बोला, इनके अनुसार अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता, जबकि आदर्श गैस क्या बोलती है, नगण्य होता है। दूसरा क्या आता है अपना कि वास्तविक गैस के अनुसार अणुओं के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण बोलो या प्रतिकर्षण बोलो, कार्य करते हैं। और जबकि अपनी आदर्श गैस क्या बोलती है, आकर्षण प्रतिकर्षण कार्य
नहीं करते। तो इन दो कारणों के कारण इनके व्यवहार में क्या आता है, विचलन आता है, अर्थात दोनों अलग अलग विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अपन इसके लिए हमको वास्तविक गैस में या आदर्श गैस के लिए अपन जो बात कर रहे हैं, जो व्यवहार विचलन आ रहा है, तो हमको 2 संशोधन करने पड़ेंगे। आदर्श गैस में अपन जब 2 संशोधन करेंगे तब हमारे को समझ में आ जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या बोला, उपरोक्त कारणों के आधार पर 2 संशोधन करने पड़े। कौन कौन से 2 संशोधन है? पहला संशोधन है आपका आयतन संशोधन। आयतन संशोधन मैंने आपको बता दिया है, जो अपन ये मान के चलेंगे कि आयतन नगण्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो उसका कारण देखेंगे। दूसरा अपन बात करेंगे दाब संशोधन, कि अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इन 2 संशोधन को अपन 1 by 1 समझते हैं, जिससे आपको ये लॉजिकल समझ में आएगा कि जो हमारा समीकरण होता है PV बराबर nRT, वो PV बराबर nRT नहीं होकर के P + AN² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT होगा। तो इसमें बेटा अपन फर्स्ट संशोधन बात कर रहे हैं। फर्स्ट संशोधन की बात करें अपन, आयतन संशोधन। ये क्या बोलता है देखते हैं बेटा, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा। पहली बात तो हम गैस के अणु को गोलीय अणु मानते हैं। गोलीय अणु, उसकी आकृति क्या मानते हैं, गोलीय। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। समझ में आ गई बात। यहाँ पे r क्या होगा, त्रिज्या। समझते चलना साथ के साथ में। मैंने माना गैसीय अणु एक गोलीय पिंड है, गोलीय पिंड है, तब एक अणु का आयतन, एक अणु के आयतन की बात की तो आपने डायरेक्ट बता दिया 4/3 πr3। बेटा ये एक अणु का आयतन है। वहीं पे मैं यदि 1 मोल का आयतन निकालना चाहूं, 1 मोल का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मोल का मतलब उसमें एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु को। समझ में आ रही है बात। तो अपन ने बोला तब 1 मोल का आयतन क्या होगा, जो एक अणु का आयतन है उसको एवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो तो 1 मोल गैस के अणुओं का आयतन आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। अब बेटा थोड़ी सी ये थ्योरी अपन हाइपोथेटिकल मान के चल रहे हैं, समझना। इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से दिया जाता है, वो मैं दोनों आपको बता दूंगा। पहले अपन ये मान रहे हैं बेटा कि गैस का अणु मान लीजिए गोलीय अणु है, मान लीजिए इस तरीके का अणु है। तो जब गैस के अणु का आयतन अपन ने बोला कुल आयतन की तुलना में नगण्य है, तब तो अपन गैस के अणुओं के मध्य टक्कर भी मानेंगे, तो वे एक दूसरे से टकराएंगे, तब भी अणुओं के मध्य कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आदर्श गैस बोलती है। लेकिन वास्तविक गैस ने बोला कि अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता, उनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अपन कंसीडर करते हैं कि जब एक अणु से दूसरा अणु टकराता है, तो मैं ये मान रहा हूं इस अणु से जब बाकी अणु टकराएंगे तो मेजर 4 तरीके से अपन 4 साइड से हम मान सकते हैं कि टक्कर हो सकती है। तो इस अणु को 4 अणु अलग अलग दिशाओं में टक्कर कर सकते हैं। जैसे एक अणु इधर से आ जाएगा, एक अणु इधर से आएगा, एक अणु इधर से और एक अणु इधर से। ये 4 स्थिति अपन मान सकते हैं, मतलब 4 जगह से इसकी टक्कर हो सकती है। तो बेटा जब 4 जगह से अणु टकराएगा तो अणु पास पास आएंगे, तो पात्र का आयतन और अणुओं के आयतन के लिए बात करें तो आयतन में कमी तो होगी, क्योंकि संकुचन हो रहा है। अणु के आयतन में कमी होगी, अर्थात किस कारण, 4 दिशाओं में टक्कर के कारण। समझ में आ रही है बात बेटा। तो अपन जब 4 दिशाओं में टक्कर के कारण जो आयतन में कमी मान रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं देखिएगा, तब संपीड़न योग्य आयतन, संपीड़न योग्य आयतन क्या हो जाएगा आपका, 4 × 4/3 πr³ इंटू Na। ये 4 क्यों आया है बेटा, कि 4 दिशाओं से संपीड़न हो रहा है, जिससे अणु के आयतन में कमी आ रही है। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात, अरे बोलो पक्की बात है। तो बेटा एक थ्योरी तो ये है, और इस पूरे को अपन बेटा क्या मान लेते हैं, इस पूरे को अपन मान लेते हैं V। तो अपना आदर्श गैस के अणु का आयतन जो पहले V था,
वो अब V नहीं है, टक्कर के कारण आयतन में कमी हो गई, तो संपीड़न के बाद में जो आयतन मिला वो क्या मिला, V माइनस बी। समझ में आ गई बात। तो ये तो अपन ने 1 मोल गैस के लिए संपीड़न योग्य आयतन की बात की है। तब n मोल गैस हेतु संपीड़न योग्य आयतन n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू NA, ये क्या आ जाएगा आपका NB आ जाएगा। इसे अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, पूरे को NB। अर्थात संपीड़न के पश्चात आयतन, तो ये आदर्श गैस का आयतन जो पहले V था वो V नहीं होगा, संपीड़न के बाद में आयतन की कमी आएगी तो क्या हो जाएगा V माइनस NB, ये अपने N मोल के लिए आयतन आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। इसको बेटा अपन जो मैंने 4 दिशाओं से टक्कर वाली थ्योरी बताई है ऐसे मान लो, या इसको कई बार ऐसे भी बताते हैं कि 2 अणु जब आपस में टक्कर करेंगे तो त्रिज्या R और R मिलकर 2R त्रिज्या होगी, तो 4/3 पाई, R क्यूब की जगह 2R क्यूब आएगा, तो यहां से 2R क्यूब को सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई 8R क्यूब आएगा। बेटा ये 2 अणुओं के लिए आई है, तो आप एक अणु के रिस्पेक्ट में निकालना चाहो तो 2 का भाग लगाओगे, 2 का भाग लगाओगे तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4, बात वही है। समझ में आ रही है बात। तो अणु टक्कर करेंगे तो आयतन में कमी होगी, तो जो आदर्श गैस ने आयतन V माना वो V नहीं हो करके V माइनस NB होगा N मोल के लिए, और 1 मोल के लिए V माइनस B होगा, जिसकी अपन ने बेटा बात की है। अरे समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो ये अपना एक लॉजिक था जिसको अपन ने बात की कि किस तरीके से बेटा आयतन संशोधन किया जाए, अर्थात PV बराबर nRT में आयतन V नहीं होता, V माइनस NB होता है, जिसको मैंने बेटा आपको समझा दिया है। इसी बिहाव पे बेटा अपन दाब संशोधन करेंगे। अब देखते हैं अपन दाब संशोधन में अपन ने क्या देखा। तो दाब संशोधन जब करते हैं तो हमको एक्चुअली में हमने P आदर्श क्या माना हुआ है, PV बराबर nRT में P जो होता है उस P को मैं ये बोल दूं कि P आदर्श जो है आपका वो है P प्रेक्षित प्लस P डैश। तो आदर्श गैस की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो जब अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होगा तो वहां पे तो P डैश 0 होता है, तो P आदर्श केवल क्या मिलता है, P प्रेक्षित, जिसे अपन PV बराबर nRT से बताते हैं। लेकिन वास्तविक गैस बोलती है कि अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण कार्य करता है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण कार्य करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर बल भी लगाएंगे, बल लगाएंगे मतलब दाब लगेगा। क्यों बेटा, क्योंकि P बराबर F/A होता है, तो जहां पे बल आकर्षण बल की बात आएगी वहां पे दाब या प्रतिबल की भी बात आएगी। तो यहाँ पे अपन P डैश की बात कर रहे हैं, वास्तविक गैस के अनुसार हम बोलते हैं P डैश निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है, निम्न 2 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से 2 कारक हैं देख लेते हैं बेटा अपन। इसमें फर्स्ट कारक बोलता है, फर्स्ट कारक ये बोल रहा है बेटा कि एकांक आयतन में प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या पर, तो अपन ने क्या बोला, प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या पर। किस पे बेटा, प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या पर। तो बेटा पहला अपना फैक्टर क्या आ गया, P डैश प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड टकराने वाले या टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या पे। टक्करों की संख्या भी डायरेक्ट बोल सकते हो, प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या। तो बेटा इसकी अपन बात करें, अर्थात क्या होगा ये, अर्थात P डैश समानुपाती N/V। आप बोलोगे सर ये आपने N/V क्यों माना है, बेटा प्रति एकांक आयतन मतलब बटा में V, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, संख्या बोलो या मोलों की संख्या बोलो, बात एक ही होती है, अवोगाद्रो संख्या कांस्टेंट हो जाएगा। इसका सेकंड फैक्टर जो बोलते हैं बेटा अपन, सेकंड फैक्टर क्या बोलते हैं कि प्रति एकांक आयतन में टक्कर करने वाले अणु से अन्य कितने अणु टकरा रहे हैं, अन्य अणुओं की संख्या पे, कि उस अणु से अन्य कितने अणु टकराएंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, प्रति एकांक आयतन में
टक्कर करने वाले अणु से आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या पे, आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या पर। तो बेटा अर्थात इसके लिए अपन बात करें, यहां बी पी डैश क्या आ जाएगा, एन अपॉन वी आएगा, संख्या बटे आयतन आ गया। अब जब अपन इन दोनों फैक्टर्स को बेटा मिलाएंगे तो इन दोनों फैक्टर्स को मिलाने पे अपन को परिणामी रूप से क्या मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको वो आइडिया लग जाए कि क्या हो सकता है। तो जैसे ही बेटा आप वो मिलाओगे दोनों, तो उपरोक्त दोनों से अपन को क्या मिलेगा, अर्थात पी डैश समानुपाती एन अपॉन वी का होल स्क्वायर, और समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो इस आधार पे यदि अपन चेक करें तो अब हमारे पास जो आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी है, उसमें संशोधन करने के बाद में हमारे पास गैस समीकरण क्या मिलेगा, तब संशोधित गैस समीकरण, मतलब संशोधित करने के बाद में गैस समीकरण क्या हो जाएगा, P की जगह हो जाएगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि जो P आदर्श था P प्रेक्षित प्लस P डैश की जगह क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। आयतन की जगह आएगा V माइनस एन बी, जो अभी अपन ने देखा, एन मोल के लिए बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू एन आर टी। यहां से बेटा जैसे ही मैंने यदि n बराबर 1 मोल ले लिया, तब क्या होगा आपका P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, n1 हो गया, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये आपका 1 मोल के लिए आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये आदर्श गैस और वास्तविक गैस में विचलन की बात की अपन ने, क्यों आया, क्योंकि आदर्श गैस ने बोला अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, वास्तविक गैस बोलती है नगण्य नहीं होता, तो आयतन में जो कमी होगी वो ये होगी। फिर आदर्श गैस बोलती है अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण कार्य नहीं करता, जो केटीजी में भी पढ़ा था, जबकि वास्तविक गैस बोलती है ऐसा नहीं है, अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण कार्य करेगा, तो वहां पे दाब में जो वृद्धि होगी टक्कर के कारण वो ये होगी। समझ में आ गई बात बेटा। तो इस आधार पे अपन आदर्श गैस को संशोधित करके वांडरवाल गैस समीकरण की बात करते हैं। अब बेटा अपन वांडरवाल गैस समीकरण के अलग अलग व्यवहार देखेंगे कि ताप और दाब की अलग अलग स्थिति में ये किस तरीके से अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब अपन बेटा उसको लेके चर्चा करने वाले हैं, तो एक बार अपन उसको देख लेते हैं, उसको लेके क्या चर्चाएं होंगी और किससे रिलेटेड ये अपन से बात कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने ए और बी के लिए बताया है कि ए अणुओं के मध्य आकर्षण बी त्रिज्या पे निर्भर करता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग ध्यान रखें, इसकी गलती नहीं करें। तो इस आधार पे अपन बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपनी, वांडरवाल गैस समीकरण का व्यवहार। इसके व्यवहार के अलग अलग ताप और दाब के केस देखते हैं, क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर जब सॉल्व करोगे तो उसमें मिलेंगे भी। तो फर्स्ट कंडीशन अपन बात कर रहे हैं अत्यंत निम्न दाब पर। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, अत्यंत निम्न दाब पर। तो फर्स्ट कंडीशन है बेटा आपकी अत्यंत निम्न दाब बोलो न्यून दाब बोलो एक ही बात है, अत्यंत निम्न दाब पर। बेटा समझना इस पे क्या होगा, बेटा दाब जब बहुत कम होगा तो आपको पता है P और V, अभी ताप से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ताप नहीं है, तो P और V बॉयल के नियम के अनुसार व्युत्क्रमानुपाती है। दाब बहुत कम होगा तो आयतन बहुत ज्यादा होगा। तो देखो वांडरवाल गैस समीकरण क्या होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। बोलो सही बात है क्या। जब दाब बहुत कम है, चूंकि दाब बहुत कम, तब आयतन बहुत उच्च, और आयतन बहुत ज्यादा है तो उस केस में तब B को नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। और B को नगण्य माना तो ये वाला फैक्टर 0, तो आपके पास क्या आ गया,
P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू NRT। समझ में आ गई बात बेटा? वहीं पे देखिएगा, पहली बात तो आयतन पहले ही उच्च है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा बेटा? और भी उच्च, और वर्ग उच्च ये हर में है, तो ये ओवरऑल राशि क्या हो जाएगी? बहुत कम। तो अपन ने क्या बोला? चूंकि v व v स्क्वायर बहुत ज्यादा, तब ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर लगभग नगण्य, क्योंकि ये बहुत छोटे हो जाएंगे, तो इन्हें अपन ने क्या मान लिया बेटा? लगभग नगण्य। और लगभग नगण्य माना तो ये फैक्टर भी 0। तो आपको फाइनली क्या मिल गया? पीवी बराबर NRT, अर्थात आदर्श गैस। तो इसीलिए मैंने आपको जब आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर लिखवाया था, तो वहां पे देखिए मैंने आपको बोला था कि अत्यंत निम्न दाब और उच्च ताप पर यह आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। देख लीजिएगा, समझ में आ रही है बात बेटा? तो इसलिए अपन ने बोला कि यदि अपन ने दाब को बहुत कम कर दिया तो आयतन बहुत उच्च होगा, तो उस केस में बी और ए को नगण्य मान लेंगे। तो उस केस में अपन क्या बोल देते हैं बेटा? अपना जो वान डेर वाल गैस समीकरण है वो अपना आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगता है। ऐसे ही अब अपन ने दाब को थोड़ा बढ़ाया, तो अपन ने सेकंड केस क्या बात की देखिएगा? निम्न या संतुलित दाब। अब बेटा आप इससे कंफ्यूज नहीं हो कि सर आपने वहां टेबल में तो लिखवाया था उच्च ताप व निम्न दाब, तो ये वाला केस है क्या? बेटा निम्न का मतलब अपन अत्यंत निम्न के कंसीडर में बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये तो लगभग संतुलित दाब की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है बेटा? इसमें हम ए को 0 नहीं मानते, बट बी को 0 मान लेते हैं। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ए नॉट इक्वल टू 0 और बी 0। तो चूंकि आपके पास समीकरण क्या है? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT है। यहां से बेटा मैंने क्या बोला? आपका A 0 नहीं है बट B 0 है, तो ये वाला फैक्टर 0। तो आपके पास में क्या मिला? यहां पे आपने यदि N 1 मोल ले लिया, यदि N 1 मोल और ये वाला 0 हो गया, तब क्या आएगा आपके पास में? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V इज इक्वल टू RT। यहां से सॉल्व करो बेटा इसको अपन, तो बेटा V से V चला जाएगा, तो आपको मिलेगा PV प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू RT। दोनों ओर RT से भाग देने पर, दोनों ओर RT से भाग देने पर, जैसे ही भाग दे दोगे आप तो क्या मिलेगा? PV बटा RT प्लस A बटा RTV बराबर 1। तो यहां से इसको बेटा Z मान लो, संपीड्यता गुणांक। ये अभी आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ध्यान रखो PV बटा RT को अपन क्या मान रहे हैं? Z। आएगा तब बता दूंगा, अभी इसके लिए आप घबराए नहीं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाओ, 1 माइनस ए बटा RTV। तो यहां से बेटा एक चीज मेरे को समझ में आई कि Z का मान यहाँ पे क्या होगा बेटा? आपका Z का मान 1 में से हमेशा लेस होगा, तो 1 से हमेशा कम होगा। और जब जब Z का मान 1 से कम हो, अर्थात अणुओं के मध्य आकर्षण है, अर्थात ऐसी गैसों का द्रवीकरण आसान होता है। ये द्रवीकरण क्या है, ये Z संपीड्यता गुणांक क्या है, ये आगे आएगा, वहां बताऊंगा। तो अपन ने क्या बोला? Z लेस देन 1 अर्थात आकर्षण है, तब द्रवीकरण आसान। ये द्रवीकरण क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको वहां कोरिलेट करूंगा, तो अभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं। समझ में आ रही है बात बेटा? वहीं पे अपन ने थर्ड केस की बात की। थर्ड केस अपना क्या है? उच्च दाब पर। यदि आप दाब उच्च कर दोगे तब क्या होगा? तब आपका बेटा A 0 होगा, B 0 नहीं होगा। तो चूंकि P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT होता है। समझ में आ गई बात बेटा? यदि ऐसा होता है और यदि N बराबर 1 मोल लो और साथ में इस कंडीशन को पुट करो, ये वाली कंडीशन 0, तो आपको क्या मिलेगा? P V माइनस N की जगह 1 कर दिया, B बराबर RT। ओपन करो, PV माइनस PB बराबर RT। वही बात, दोनों ओर RT से भाग देने पर, तो जैसे ही भाग देंगे क्या आएगा? PV बटा RT माइनस PB बटा RT बराबर 1। इसको बेटा आप Z मान लो, संपीड्यता गुणांक,
और जैसे ही जेड मानोगे बेटा तो ये क्या आएगा आपके पास में, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पीबी बटा आर टी। अब यहां पे देखो बेटा, जेड हमेशा 1 में कुछ जुड़ रहा है, अर्थात जेड हमेशा 1 से ज्यादा है। और जब जेड 1 से ज्यादा हो अर्थात अपन क्या कहते हैं, अर्थात जैसे यहां आकर्षण था वैसे यहां पे अपन क्या कहते हैं, अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण। और अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण तो अणु दूर दूर, तब गैसों का द्रवीकरण जो होगा, गैसों का द्रवीकरण वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, कठिन हो जाएगा, मतलब आसान नहीं होगा। आकर्षण है, गैसों का द्रवीकरण आसान, प्रतिकर्षण है तो गैसों का द्रवीकरण क्या होगा, कठिन। तो ये 3 केस आ गए, जिसमें ये बेटा सेकंड और थर्ड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बहुत जगह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखोगे, डायरेक्ट आपसे बेटा पूछा हुआ है। इसकी फोर्थ कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं बेटा, उच्च ताप पर। अब उच्च ताप पर अपन बात करें तो बेटा ताप उच्च होगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्च होगी, गतिज ऊर्जा उच्च होगी तो चार्ल्स नियम से, अब ताप की बात कर रहे हैं तो दाब नियत, दाब नियत तो अपन ने क्या बोला, तब चार्ल्स नियम से, चार्ल्स नियम क्या बोलता है, V समानुपाती T, ताप उच्च तब V उच्च, V उच्च है तब अपन पहले केस की तरह, तब हम A व B को नगण्य मान सकते हैं। और जैसे ही नगण्य मानेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी है। यहां से ये 0, यहां से ये 0, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, PV बराबर एन आर टी मिलेगा। अर्थात अगेन अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, आदर्श गैस समीकरण। और अब आपको याद आ गया होगा, वहां मैं लिखवा क्या आया था कि उच्च ताप और निम्न दाब पर वान डर वाल गैस समीकरण आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। वो कैसे कर रहा है ये मैंने आपको प्रूव करके बताया। समझ में आ गई बात। निम्न दाब का मतलब अत्यंत निम्न दाब की बात करते हैं, क्योंकि इसे अपन लगभग संतुलित दाब के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो बेटा अपने पास क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये फैक्टर पूछा जाता है। जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो डायरेक्ट आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। समझ में आ गई बात बेटा। अब अपन यदि बात करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम वो अपवादित व्यवहार दर्शाती हैं, तो अपन यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोजन और हीलियम अपवादित व्यवहार क्यों दर्शाती हैं। तो उसके लिए अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अपन जो बोल रहे हैं अपवादित व्यवहार, इसका कारण क्या है। तो एक बार मैं आपको इसके लिए इसको रफ कर देता हूं, यहाँ पे आपको समझाता हूं। ये केस भी अपना डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें क्या बात करते हैं अपन देख लीजिए। फिफ्थ केस आपका आया हाइड्रोजन व हीलियम का अपवादित व्यवहार। तो इसकी अपन यदि बात करें बेटा अपवादित व्यवहार की, देखिएगा बेटा चूंकि H2 व हीलियम के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, वान डर वाल आकर्षण, गैसें हैं तो वान डर वाल आकर्षण कार्य करता है, तो इनके लिए Z 1 से कम होना चाहिए। जहां आकर्षण वहां Z 1 से कम होता है, लेकिन हम देखते हैं इनके लिए Z 1 से ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है कि वो जो आकर्षण है वो H2 और हीलियम के निम्न अणुभार में लगने वाले प्रतिकर्षण की तुलना में नगण्य हो जाता है, मतलब प्रतिकर्षण प्रभावी होता है, इसलिए उनके लिए Z 1 से ज्यादा होता है। हम क्या बोलते हैं, H2 व हीलियम का निम्न अणुभार के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण इनके आकर्षण पर प्रभावी हो जाता है। क्या प्रभावी हो गया, प्रतिकर्षण प्रभावी हो गया आकर्षण पर। प्रतिकर्षण क्यों लग रहा है, इनके निम्न अणुभार के कारण। आकर्षण, ये गैसें हैं तो वान डर वाल आकर्षण लगता ही है, तो H2 व हीलियम के निम्न अणुभार के कारण इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण इनके वान डर वाल आकर्षण पर प्रभावी हो जाता है। तब हम क्या बोलते हैं, आपका A 0 होगा, B 0 नहीं है। जैसे अपन ये लगाया तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर,
V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT है आपके पास में। आपने A0 किया तो ये हट गया, और A0 करते ही ये हट गया, तो आप डायरेक्ट इस वाले केस पे आ जाओ, N 1 मोल ले लो, तो N बराबर 1 मोल। तब यदि आपने पुट किया तो आपका क्या आएगा, P V माइनस बी बराबर RT, और सॉल्व करोगे तो PV माइनस PB बराबर RT, RT का भाग लगाओगे तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बटा RT, अर्थात Z का मान क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, जो अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण के कारण आता है। अर्थात ऐसी गैसों का बेटा द्रवीकरण क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। समझ में आई बात बेटा? तो ये हमने आदर्श गैस वास्तविक गैस में अंतर, उनका व्यवहार विचलन और उनका अलग अलग केस में व्यवहार क्या हो सकता है उसकी बात की। समझ में आ रही है बात बेटा? तो ये अपन ने बेटा अलग अलग केसेस में इनके व्यवहार क्या होंगे उनके लिए बात की। अब जो बेटा अपन इनसे रिलेटेड बात करेंगे, एक तो गैसों का द्रवीकरण कैसे हो रहा है, एक संपीड्यता गुणांक क्या है, ये बात करेंगे, और क्रांतिक ताप इनकी परिभाषा देखेंगे। इसी के साथ बेटा अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। समझ में आ रही है बात? तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन साथ के साथ अभी मैं करवा भी दूंगा, बाकी क्वेश्चन भी आप करें बेटा। क्वेश्चंस जितने ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चंस करना जरूरी है, बिना क्वेश्चन बेटा काम नहीं चलेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात बेटा? तो एक बार आप अपन इसको रफ कर देते हैं और बाकी अपन फिर आगे इसकी बात स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्लास, तो अपन ने बेटा वान डेर वाल गैस समीकरण का अलग अलग व्यवहार देख लिया था, जिसमें अपन ने अत्यंत निम्न दाब पर, निम्न और संतुलित दाब पर, उच्च दाब पर, उच्च ताप पर और हाइड्रोजन हीलियम का अपवादित व्यवहार, ये सारी अपन ने बात कर ली थी। बेटा यहाँ पे दो चीजें नई आई थी, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, एक तो Z जिसे मैंने संपीड्यता गुणांक बोला था, और एक गैसों के द्रवीकरण की बात की थी कि यदि Z 1 से कम है, यदि अणुओं के मध्य आकर्षण है, तो गैसों का द्रवीकरण आसान होता है। वहीं अपन ने दूसरी बात की थी, यदि Z का मान 1 से ज्यादा है, अर्थात अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण है, तो गैसों का द्रवीकरण कठिन होता है। इन दो चीजों की अपन ने बात की थी। तो ये गैसों का द्रवीकरण, इससे मतलब क्या है, इसकी बात बेटा मैं आपसे करना चाह रहा हूं। तो अभी अपना जो टॉपिक है बेटा गैसों का द्रवीकरण, एक बार उसको देख लेते हैं, ये क्या बता रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है गैसों का द्रवीकरण। तो बेटा इसकी अपन बात करते हैं, गैसों के द्रवीकरण की ये क्या बोलता है। बेटा गैसों का द्रवीकरण कहने का मतलब ये नहीं है कि गैस को अपन ने द्रव में बदल दिया। बेटा यहाँ पे मैं आपको गैसीय अवस्था के पहले लेक्चर जो मैंने आपको ठोस द्रव गैस में अंतर बताया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ठोस के अवयवी कणों के मध्य गैप, अंतरावकाश, वॉइड्स बहुत कम होता है, द्रव में गैप थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में गैप और भी ज्यादा होता है। ये सारी बातें बेटा अपन ने की थी। तो बेटा अपन क्या करना चाह रहे हैं कि जो गैस के अणुओं के मध्य गैप ज्यादा है, उसको किसी तरीके से ताप और दाब को ऑपरेट करके उस गैप को कम करना चाह रहे हैं, और कम हम इतना कर रहे हैं कि द्रव के अणुओं के मध्य दूरी के बराबर लगभग वो गैप आ जाए। यदि बराबर लगभग वो गैप आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि गैसों का द्रवीकरण हो गया है। तो यहाँ पे माइंड में आपको एक चीज डालनी है, गैसों के द्रवीकरण का मतलब गैसों के अणुओं के मध्य की दूरी को कम करके किसके बराबर लेके आना है, द्रव के अणुओं के मध्य की दूरी के लगभग बराबर अपन को लाना है। समझ में आती है बात बेटा? तो यहां से अपन गैसों के द्रवीकरण की बात करते हैं। तो गैसों का द्रवीकरण अर्थात हमें अणुओं के मध्य की दूरी को कम करना है, तो इसके लिए दो कंडीशन होती है, वो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्या? निम्न ताप, ताप में कमी और दाब में वृद्धि करके गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है। क्या बोला? ताप में कमी व दाब में वृद्धि करके, ताप में कमी व दाब में वृद्धि करके गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है। अब गैसों का द्रवीकरण वो समझा चुका हूं, मतलब अणुओं के मध्य दूरी को अपन को क्या करना है बेटा, कम करना है। समझ में आ गई बात? और कम करके लगभग द्रव के अणुओं के मध्य की दूरी के लगभग बराबर लाना है। तो होगा क्या बेटा, इनके लिए अपन बात करते हैं। तो अपन ने दूसरा पॉइंट लिखा, ताप में कमी करने से,
ताप में कमी करने से अणुओं की, गैस के अणुओं की क्या होगा बेटा, गतिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा घटती है, जिससे अणु एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, नजदीक आने लगते हैं, अर्थात गैसों का द्रवीकरण होने लगता है, अर्थात गैसों का द्रवीकरण होने लगता है। समझ में आ गई बात बेटा। उसी तरीके से अपन ने अब बात की कि ताप में कमी की तो अणु दूर दूर है, मान लो ताप बढ़ा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, अणु पास पास आ रहे हैं। एकदम से अपन ने ताप को कम किया तो पहले अणुओं के मध्य दूरी इतनी थी, अब अणुओं के मध्य दूरी इतनी हो गई, अर्थात अणुओं के मध्य दूरी घट रही है, और अणुओं के मध्य दूरी घट रही है जिससे क्या हो रहा है, अणु एक दूसरे के पास आने लगेंगे, अर्थात अणुओं के मध्य आकर्षण होगा, अर्थात अणुओं के मध्य की दूरी लगभग द्रव के अणुओं के मध्य की दूरी के लगभग होगी, अर्थात गैसों का द्रवीकरण प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरीके से अपन ने बात की दाब में वृद्धि करके, तो दाब में वृद्धि करके बात करते हैं अपन, क्या होगा, दाब में वृद्धि करके आयतन को घटाया जा सकता है, आयतन को घटाया जा सकता है, अर्थात इससे भी अणु एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, जिससे गैसों का द्रवीकरण होने लगता है, जिससे गैसों का द्रवीकरण होने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई बात बेटा। तो इन दो तरीकों से अपन ने क्या किया है, गैसों का द्रवीकरण अर्थात गैसों के अणुओं के मध्य दूरी को द्रव के अणुओं के मध्य दूरी की तुलना में उसके लगभग बराबर लाए या कम किया है। दाब में वृद्धि, वही अपना गुब्बारे वाला एग्जाम्पल, गुब्बारे में आप दाब लगाओगे अर्थात संपीड्यता की बात हो रही है, एक लिमिट तक दाब लगाओगे तो उसका आयतन घटेगा, अर्थात गुब्बारे में जो अणु है पहले के जितने ही रहेंगे लेकिन वो पास पास आएंगे, अर्थात गैसों का द्रवीकरण होने लगा है। गैसों के द्रवीकरण का मतलब आप ये नहीं समझे कि गुब्बारे में गैस है तो जादू हो जाएगा और पानी बन जाएगा, द्रव इसका मतलब नहीं है। अपना कहने का मतलब अणुओं के मध्य दूरी को अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब यहाँ पे अपन बोले कि सर ताप में कमी और दाब में वृद्धि दोनों तरीकों से अपन गैसों का द्रवीकरण कर रहे हैं, बट दोनों में प्रभावी क्या है, ताप में कमी। क्योंकि बेटा दाब में वृद्धि अपन को एक लिमिट याद रखनी होती है, उससे ज्यादा दाब आपने लगाया तो अपना गुब्बारा फूट जाएगा, अपना सिस्टम बर्स्ट हो जाएगा। तो अपन ने क्या बोला बेटा, देखिएगा नोट लगा के अपन बात करें तो ताप में कमी दाब में वृद्धि की तुलना में, दाब में वृद्धि की तुलना में अधिक प्रभावी है। समझ में आ गई बात बेटा, क्या बोला आपने, ताप में कमी दाब में वृद्धि की तुलना में बेटा अधिक प्रभावी है, अर्थात उससे गैसों का द्रवीकरण अधिक आसानी से होता है। क्योंकि दाब में वृद्धि आपको एक लिमिट तक ध्यान रखना होता है, उससे ज्यादा यदि आप दाब में वृद्धि करोगे तो अपना सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, बर्स्ट हो जाएगा। समझ में आती है बात बेटा। इसके बाद अपन CO2 गैस के लिए दाब आयतन वक्र देखना चाह रहे हैं, कैसे बन रहा है, तो एक बार अपन वो चेक कर लेते हैं। तो बेटा यहां पे अपन ने दाब की बात की, प्रेशर की बात की, ये अपना दाब है, यहां पे अपन ने आयतन की बात की, ये अपना आयतन है। समझ में आ रही है बात बेटा। यहां पे अपन मेनली CO2 गैस के लिए बात कर रहे हैं, हर गैस के लिए अलग अलग होगा, तो अपन ने CO2 गैस की बात की है। तो ये अपना डायग्राम किसके लिए है, CO2 गैस हेतु PV वक्र, CO2 गैस हेतु PV वक्र, मतलब CO2 गैस के लिए दाब आयतन वक्र की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन इस वक्र को थोड़ा सा देखें तो ये वक्र अपन को कैसा मिलता है, ये आपके NCERT में भी है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है।
तो बेटा यहाँ पे अपन यदि देखें CO2 गैस के लिए दाब आयतन वक्र, तो यहाँ पे अपन जब ये आयतन है, ये दाब है, ताप के लिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ताप अपन अलग अलग कंडीशन में बात कर रहे हैं। CO2 गैस के लिए मैंने एक लाइन बना के देखी, तो मैंने बोला एक पर्टिकुलर पॉइंट आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे CO2 गैस का द्रवीकरण स्टार्ट हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ताप था उसे TC बोला गया। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे CO2 गैस का द्रवीकरण हुआ उस आयतन को VC और इस दाब को PC। क्रांतिक ताप, क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब। C का मतलब क्रिटिकल से है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम। और यहाँ पे यदि इनकी वैल्यूज देखें तो CO2 गैस के लिए जिस पॉइंट पे इसका द्रवीकरण हुआ वो पॉइंट था 31.3 डिग्री सेल्सियस, ये था 31.5 डिग्री सेल्सियस और ये था आपका 40 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अपन यहाँ पे बात की 13.1 डिग्री सेल्सियस और 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो पॉइंट था जहां पे CO2 गैस का द्रवीकरण हुआ। तो आज के बाद आप याद रखोगे कि CO2 गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान 31.3 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात यहां तक ही गैस का द्रवीकरण होगा। इससे ऊपर आप चाहे कितना भी दाब में वृद्धि कर दो, गैस का द्रवीकरण नहीं हो सकता है। तो इनकी मैं आपको सबकी अलग अलग परिभाषा भी बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए यहां पे अपन ने बोला पहले क्या थी, गैस थी। जैसे जैसे अपन ने आयतन को कम किया अर्थात दाब को बढ़ाया, बॉयल के नियम से बात कर रहे हैं अपन, तो वैसे वैसे धीरे धीरे दाब को बढ़ाने से गैसों के अणुओं के मध्य दूरी घटने लगी। अर्थात एक स्थिति ऐसी आई जब आपका द्रव गैस साम्यावस्था आ गई और आपने किया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर गैस का द्रवीकरण नहीं हो सकता, वहां तक गैस का द्रवीकरण होगा और लगातार दाब बढ़ाने से यहाँ पे फाइनली वो गैस किस अवस्था में आ गई, द्रव में आ गई, अर्थात उनके अणुओं के मध्य दूरी लगातार घटने लगी। तो ये पॉइंट अपन ने देखा कि CO2 गैस के लिए दाब आयतन वक्र क्या बताता है। CO2 गैस के लिए क्रांतिक ताप जिसका मान 31.3 डिग्री सेल्सियस है वो हमें क्या बताता है। इतनी बात सबको समझ में आती है? ठीक है जी। तो ये हमारा गैसों के द्रवीकरण का टॉपिक था। यहाँ पे हमारे को कुछ परिभाषाएं अब देखनी है, इसमें अपन क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, इन परिभाषाओं की बात करेंगे कि ये परिभाषाएं हमको क्या बताती हैं। तो एक बार अपन उनको देख लेते हैं। तो इनकी यदि अपन बात करें तो एक बार देख लेते हैं बेटा क्या बोलते हैं ये अपने। अब अलग अलग परिभाषाओं की बात करते हैं। फर्स्ट परिभाषा आ जाएगी आपकी क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप को बोलते हैं इंग्लिश में TC। क्रांतिक ताप क्या होता है बेटा? गैसों के लिए वह निश्चित ताप जिससे ऊपर उसको द्रवीकृत नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी दाब लगा लो, हर गैस के लिए फिक्स होता है। तो अपने क्या बोला? गैसों के लिए वह निश्चित ताप जिससे ऊपर द्रवीकृत नहीं किया जा सकता, उन्हें द्रवीकृत नहीं किया जा सकता, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप का मान क्या होता है उसको एक बार अपन देख लेते हैं। क्रांतिक ताप TC का फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। यहाँ पे A और B आपका वंडरवाल गैस नियतांक है, R आपका गैस नियतांक का आदर्श गैस के लिए, इनकी वैल्यूज आपको बता रखी है। TC आपका क्रांतिक ताप है। यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखें कि TC आपका A के समानुपाती है। ये हमारे काफी फॉर्मूलाज में भी काम आएगा। आपको पता हो तो मैंने बोला था A अणुओं के मध्य आकर्षण के समानुपाती है। आकर्षण होगा तो गैसों का द्रवीकरण आसान होगा। तो मैं बोलूं TC समानुपाती A समानुपाती अणुओं के मध्य आकर्षण और आकर्षण समानुपाती गैसों का द्रवीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। तो यहां से अपन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या लिखा? A समानुपाती अणुओं के मध्य आकर्षण, अणुओं के मध्य आकर्षण समानुपाती गैसों का द्रवीकरण, समानुपाती और साथ में TC समानुपाती A है, ये भी आपको यहां से पता लग गया।
और बेटा इस फॉर्मूले पे आप देखोगे आपके मॉड्यूल में काफी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्रांतिक ताप क्या होता है? गैस के लिए वह निश्चित ताप जिससे ऊपर उन्हें द्रवीकृत नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी दाब क्यों ना लगाया जाए, चाहे कितना भी दाब क्यों ना लगाया जाए। समझ में आ गई बात? फिर ये नहीं कि दाब में वृद्धि कर दे तो हो जाएगा। और वहां पे ये भी आपको याद रखना है, CO2 गैस हेतु जो TC है आपका वो 31.3 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको याद रखना है कि CO2 गैस के लिए TC का मान क्या होता है। समझ में आ रही है बात बेटा? अब इसके बाद बेटा अपन फिर क्रांतिक दाब की बात करते हैं। क्रांतिक दाब क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो बेटा यहां से अपन क्रांतिक दाब की परिभाषा की बात करें तो क्रांतिक दाब जिसे बोलते हैं PC क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? देखिएगा, क्रांतिक ताप की स्थिति में या क्रांतिक स्थिति में अपन बात कर रहे हैं तो अपन ने क्या बोला? क्रांतिक ताप की स्थिति में, क्रांतिक ताप की स्थिति में गैस को द्रवीकृत करने हेतु आवश्यक दाब क्या कहलाता है? आपका क्रांतिक दाब कहलाता है। इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला A/27B²। बेटा यहां से PC भी आपका A के क्या आ गया? समानुपाती आ गया। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद में अपन बेटा इसी तरीके से क्रांतिक आयतन की बात करना चाहें कि क्रांतिक आयतन क्या होता है वो देख लीजिएगा। क्रांतिक आयतन VC की बात करूं मैं, क्या बोलते हैं अपन? क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब की स्थिति में TC व PC की स्थिति में 1 मोल गैस का आयतन क्या कहलाता है? आपका क्रांतिक आयतन कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? VC = 3B। तो आपके पास में क्रांतिक दाब का सूत्र आ गया, क्रांतिक आयतन का आ गया, क्रांतिक ताप का आ गया। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद अपन बात करें बॉयल का ताप और एक प्रतिपन्न ताप। इन दो की भी परिभाषा साथ के साथ देख लेते हैं। बॉयल का ताप क्या होता है? वह ताप जिस पर आदर्श गैस और वास्तविक गैस तुल्य हो जाए, मतलब वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है। हमने बोला नेक्स्ट बॉयल का ताप। बॉयल का ताप बोलते हैं तो TB बॉयल्स टेम्परेचर। क्या बोल रहा है देखिएगा, वह ताप जिस पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है, क्या कहलाता है? आपका बॉयल का ताप कहलाता है। जिस पर वास्तविक गैस क्या करती है? आदर्श गैस के भांति व्यवहार करती है। और यहाँ पे TB का फॉर्मूला होता है A/RB। ये बेटा फिक्स फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने होते हैं कि किस फॉर्मूले का मतलब क्या है। समझ में आ रही है बात बेटा? इसी के बाद अपन देखेंगे प्रतिपन्न ताप, इनवर्स टेम्परेचर। तो उसको एक बार अपन देख लेते हैं, प्रतिपन्न ताप क्या बोलता है। नेक्स्ट आ रहा है अपना प्रतिपन्न ताप। प्रतिपन्न ताप को बोलते हैं इनवर्स टेम्परेचर TI। क्या बोलते हैं? वह ताप जिस पर वास्तविक गैस के रुद्धोष्म प्रसार अथवा संपीड़न पर ताप में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। उसे क्या बोलते हैं बेटा अपन? प्रतीपन ताप, इनवर्स टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला होता है 2A/RB। यहां से बेटा आप TC, TB और TI को कंपेयर करो तो अपन को बेटा क्या मिलता है, यहां से याद रखेंगे। TC आपका होता है 8A/27RB, TB अपना होता है A/RB और TI अपना होता है 2A/RB। तो यहां से देखिए A/RB तो बेटा सब में कॉमन आ गया है। यहाँ पे गुणांक 1, यहाँ पे गुणांक 2, यहाँ पे पॉइंट में आएगा 8/27 है। तो मैं बोलूं TI सबसे बड़ा होगा, उससे कम TB और उससे कम TC होगा। ये फॉर्मूला बेटा आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात बेटा? TI सबसे बड़ा, उससे कम TB और उससे कम आपका क्या आएगा? TC। इस आधार पे बेटा आप इनका इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? अब इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, संपीड्यता गुणांक, जिसको मैंने आपको जेड से, जब अपन ने वान डेर वाल गैस समीकरण का व्यवहार देखा था वहां पे बताया था। तो साथ ही साथ अपन इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे संपीड्यता गुणांक का मतलब क्या है, जेड जो आता है वो कहां से आया है, इसका मतलब क्या है, उसको और साथ के साथ में अपन चेक करते हैं। तो एक बार अपन उनको भी देख लेते हैं, उसके साथ अपन बेटा बाकी की बात करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट अपन देख रहे हैं संपीड्यता गुणांक। संपीड्यता गुणांक को बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। संपीड्यता गुणांक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड हमें क्या बताता है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, यह गैसों के द्रवीकरण का सूचक है। क्या है ये? यह गैसों के द्रवीकरण का सूचक है। मतलब इसके मान के आधार पर अपन ये बताते हैं कि गैसों का द्रवीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिएगा, Z इज इक्वल टू 1 मोल वास्तविक गैस का आयतन, 1 मोल वास्तविक गैस का आयतन बटा 1 मोल आदर्श गैस का आयतन जो होता है उसे क्या बोला जाता है? Z बोला जाता है। यदि मैं इसे Vm और इसे V बोल दूं तो Z इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? Vm/V। बेटा आदर्श गैस के लिए मैं बात करूं, चूंकि PV बराबर nRT आदर्श गैस में है, यदि n बराबर 1 मोल ले लें तब V बराबर क्या आ जाएगा आपका? RT/P। कब? जब अपन ने n बराबर 1 मोल ले लिया तो यहां से V की जगह लिख दिया RT/P, तो आपका Z क्या आएगा? PVm/RT। समझ में आ रही है बात बेटा? ये है हमारा Z, जिसे हमने संपीड्यता गुणांक बोला है। यदि Z का मान 1 से कम है तो हम बोलते हैं अणुओं के मध्य आकर्षण है, अर्थात गैसों का द्रवीकरण आसान है। और यदि Z का मान 1 से ज्यादा है, मतलब अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण है, अर्थात ऐसे गैसों का द्रवीकरण आसान नहीं होता है। तो इस आधार पे बेटा मैंने इसका एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ को चेक कर लेते हैं अपन किस टाइप का ग्राफ है, फिर अपन इसमें आगे बात करेंगे। तो ये ग्राफ हमको क्या बोलता है देखते चलिएगा। ये बेटा यदि आपका Z है और ये यदि आपका P है, तो हमने यहाँ पे Z बराबर 0 एक लाइन ये बना ली जो इनके बीच में बता रही है Z बराबर 1। और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट भी हो गई कि Z बराबर 1 है, अर्थात आप ध्यान रखिएगा वो क्या है? आपकी आदर्श गैस है। Z बराबर 1 है तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अपन आदर्श गैस की बात कर रहे हैं। तो इस आधार पे अपन ने कुछ अलग गैसों के लिए बात की, तो कुछ गैसों के लिए तो ये ग्राफ आता है ऐसा, और जबकि कुछ गैसों के लिए ये ग्राफ ऐसा आ रहा है। जैसे इसमें ये CH4, ये CO2, ये NH3। अपन ने बोला NH3
CH4 और CO। तो अपन बोलते हैं इन गैसों के लिए तो Z एक है, तो इससे कम वालों के लिए क्या होगा, Z लेस देन 1, और इन गैसों के लिए Z एक से ज्यादा है तो Z ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आ रही है बात। अब हाइड्रोजन और हीलियम में वांडरवाल आकर्षण होते हुए भी Z का मान एक से कम होना चाहिए लेकिन एक से ज्यादा है। इसका कारण मैंने आपको अपवादित व्यवहार में लिखवाया था कि इनका निम्न अणुभार है, जिसके कारण जो प्रतिकर्षण होता है वो आकर्षण पे प्रभावी हो जाता है। जबकि इन गैसों के लिए Z एक से कम है, उसमें NH3 में तो हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बंध बन रहा होता है, जबकि इनमें CH4 और CO2 में हम बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल काम कर रहा होता है, जिस आधार पे बेटा अपन ने बात की है। समझ में आ गई बात बेटा। यहाँ पे तो हमने क्या बोल दिया है, इसके लिए तो हमने बोल दिया है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन का आकर्षण है, और इन दोनों में अपन ने बोल दिया है द्विध्रुव आकर्षण, इसलिए इनका Z का मान एक से कम है। अब दाब की बात करें तो यहाँ पे अपन ने 3 स्थितियां बताई हैं। कौन कौन सी, ये अपनी फर्स्ट स्थिति है, ये अपनी सेकंड स्थिति है, और आगे जा रहे हैं तो ये अपनी थर्ड स्थिति है। फर्स्ट स्थिति का मतलब क्या है, फर्स्ट स्थिति अर्थात अत्यंत निम्न दाब, और अत्यंत निम्न दाब होगा, अत्यंत निम्न दाब तब Z बराबर 1 अर्थात आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगा, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। समझ में आ गई बात बेटा। तो जब Z बराबर 1 बोल दे तो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट भी रहेगा, कई बार प्रश्न में डायरेक्ट बोलता है कि Z 1 होने का मतलब क्या है। स्थिति 2 की बात करता हूं मैं, सेकंड स्थिति को बेटा अपन बोलते हैं निम्न दाब या संतुलित दाब, और संतुलित दाब की स्थिति में अपन क्या बोल रहे हैं देखिएगा, संतुलित दाब पर आपका जो Z होता है वो लेस देन 1 होता है, अर्थात अणुओं के मध्य आकर्षण, अर्थात अणुओं के मध्य आकर्षण कार्य करता है, तब ऐसी गैसों का द्रवीकरण आसान होता है। समझ में आ गई बात बेटा, ऐसी गैसों का द्रवीकरण आसान होता है। क्लियर होती है जी बात बेटा। इसके बाद में थर्ड स्थिति की बात कर रहे हैं। थर्ड स्थिति क्या कहती है देखिएगा, थर्ड स्थिति बोलती है कि उच्च दाब की स्थिति में, हम क्या बोलते हैं, उच्च दाब की स्थिति में Z ग्रेटर देन 1 तब अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण कार्य करता है, अर्थात ऐसी गैसों का द्रवीकरण कठिन होता है। समझ में आ रही है बात, अर्थात ऐसी गैसों का द्रवीकरण क्या होता है बेटा, कठिन होता है। तो हमने ये 3 स्थितियों की बात की है। अत्यंत निम्न दाब, जब आपका Z इज इक्वल टू 1 है, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेगा। संतुलित दाब, जब Z लेस देन 1 है तो अणुओं के मध्य आकर्षण होगा और ऐसी गैसों का द्रवीकरण आसान होगा। स्थिति 3 Z ग्रेटर देन 1 है, तब अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण काम करेगा, अर्थात ऐसी गैसों का द्रवीकरण क्या होता है, कठिन होता है। तो इस आधार पे मैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी बताना चाह रहा हूं आपको, वो आप ध्यान रखेंगे, वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। क्या, नोट लगा के ध्यान रखें। Z जो होता है आपका, वो अणुओं के मध्य आकर्षण हो या गैसों के द्रवीकरण हो, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, A जो होता है वो द्रवीकरण और अणुओं के मध्य आकर्षण के समानुपाती होता है, साथ में TC के भी समानुपाती होता है। और थर्ड हम बोलते हैं Z लेस देन 1, वे ऐसी गैसें अधिकतम विचलन प्रदर्शित करती हैं।
अधिकतम विचलन क्या करती है बेटा, प्रदर्शित करती है। ये बेटा 3 ऐसे पॉइंट हैं जब आप देखोगे तो बहुत बार इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाला अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि जेड जिनके लिए 1 से कम रहा है, ऐसे बोलते हैं कि जिन गैसों का जेड 1 से कम है वो गैसें अधिकतम विचलन प्रदर्शित करती हैं। आदर्श गैस और वास्तविक गैस की बात करें तो वो गैसें अधिकतम विचलन प्रदर्शित करती हैं। अब इसमें अपन 2 छोटी छोटी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो यहां पे बेटा पहली परिभाषा है अपनी संघट्ट टक्कर आवृत्ति। क्या फॉर्मूला है इसका, क्या मतलब है इसका? बेटा संघट्ट का मतलब भी टक्कर ही होता है। हम बोल रहे हैं प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या आपकी संघट्ट टक्कर आवृत्ति कहलाती है। समझ में आ रही है बात बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होता है संघट्ट टक्कर आवृत्ति का? तो अपन इसको मान लीजिए आवृत्ति को F से बताना चाहें तो संघट्ट टक्कर आवृत्ति का फॉर्मूला है हमारे पास में F = 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर पाई V बार सिग्मा स्क्वायर n। ये आपका होता है संघट्ट टक्कर आवृत्ति का फॉर्मूला 1/√2 पाई V बार सिग्मा स्क्वायर n। यहाँ पे अपन बात करें जहां V एवरेज आपका होगा औसत चाल, सिग्मा आपका होगा अणु का व्यास, n आपका होगा एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। समझ में आ रही है बात बेटा? प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड जितनी टक्कर होंगी उनकी संख्या को संघट्ट टक्कर आवृत्ति अपन कहते हैं। दूसरा अपन बात कर रहे हैं माध्य मुक्त पथ। इसकी क्या डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। माध्य मुक्त पथ तो मीन फ्री पाथ की बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड क्रमागत 2 टक्करों के मध्य तय की गई दूरी। समझ में आ रही है बात? तो अपन ने क्या बोला, एकांक आयतन में प्रति सेकंड क्रमागत 2 टक्करों के मध्य तय की गई दूरी आपकी क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। बेटा यहाँ पे वर्ड यूज किया है मैंने क्रमागत, मतलब जैसे मान लीजिए एक ये अणु, इसने इससे टक्कर की, फिर इसने इससे टक्कर की, तो लगातार 2 टक्कर के मध्य जो तय की गई दूरी है उसे अपन ने क्या बोला है बेटा, माध्य मुक्त पथ बोला है, जिसे अपन बेटा जनरली लैम्डा से बताते हैं। यहाँ पे लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा के फॉर्मूले की बात करें तो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n, ये आपका क्या होगा बेटा लैम्डा, जिसे अपन ने माध्य मुक्त पथ बोला है। यहाँ पे भी वही सिग्मा अणु का व्यास, यहाँ पे n वही एकांक आयतन में अणुओं की संख्या से है। तो बेटा ये कंप्लीट आपके पास में चैप्टर था जिसके लिए अपन ने गैसीय अवस्था के लिए बात की। अब मैं इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मैंने आपको मॉड्यूल के करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको साथ के साथ करवा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप की अपन इसमें बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? तो यहाँ पे एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका क्वेश्चंस वगैरह कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे पास में हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। गैसीय अवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार अपन बेटा चेक कर लेते हैं। तो बेटा गैसीय अवस्था में जो अपने जेड और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनको एक बार अपन देख लेते हैं। स्टेज 1 में देखिएगा बेटा आप, स्टेज 1 में
बेटा क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है देखिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 36 जो है स्टेज 1 का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिंपल सा इसमें एक ही रूल लग रहा है कि जो द्रवीकरण है वो ए के समानुपाती होता है। अब आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये आपको बार बार लिखवाया भी है। ए क्रांतिक ताप, द्रवीकरण, अणुओं के मध्य आकर्षण, इन सबके समानुपाती होता है। तो यहां से बेटा O2, N2, NH3, CH4 के लिए वान डेर वाल नियतांक ए के मान दिए हैं। तो इसमें NH3 के लिए ए का मान 4.17 सबसे ज्यादा है, अर्थात NH3 गैस को आसानी से इसमें द्रवीकृत किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद अपन बेटा इसमें और आगे बात करें तो बेटा इसमें अपन आगे देखें, आगे क्या दिया हुआ है। जैसे 34 क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बी परमाणु की त्रिज्या, हीलियम परमाणु की त्रिज्या परिकलित करो यदि बी 24 ml प्रति मोल है। तो बेटा अपन को पता है चूंकि बी बराबर 4 × 4/3 πr³ इंटू Na होता है। अब बेटा अपन को त्रिज्या परिकलित करनी है, वो आर्मस्ट्रांग में दी है, मीटर में दी है। तो एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, चूंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पे या तो बेटा ये जो मीटर क्यूब आ रहा है उसको आर्मस्ट्रांग में बदल लो, या यहाँ पे बेटा जो हमारे को ml दिया है, ml को पहले लीटर में बदलो तो बटा 1000 करेंगे, और लीटर को मोल में मीटर क्यूब में बदलना है तो फिर दोबारा 1000 करेंगे। तो ये आएगा 24 10⁻³ लीटर के लिए, और ये 10⁻³ अपन किसके लिए कर रहे हैं, मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, तो इतने लीटर बराबर 10⁻³ से गुणा करेंगे तो 10⁻³ इधर बटा में आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। 4 × 4/3 πr³ इंटू 6 × 10⁻23। तो यहां से आप r को जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.355 आर्मस्ट्रांग, ये आपका त्रिज्या का मान होगा। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 एक अनादर्श गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण में जो अंतराण्विक बल को प्रदर्शित करता है। तो हमको पता है बेटा जब भी हम वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिखते हैं, ये क्या है अपने पास में, P + AN² V माइनस NB इज इक्वल टू nRT है। तो इसमें ये वाला पद अपना अंतर अणुक आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है, जो क्या है AN² है। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद बेटा आप स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। मैं जो क्वेश्चंस अपने नहीं हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अपन को बोला है 1 मोल SO2 300 केल्विन ताप 50 ATM दाब पर 350 ml आयतन रखता है, तो SO2 गैस का संपीड़न गुणांक। तो बेटा SO2 गैस के संपीड़न गुणांक की बात करें, उसका फॉर्मूला होता है PVm/RT। यहाँ पे अपन को इसकी वैल्यू दी है, P दिया है 50 ATM, V दिया है 350 ml, ml को लीटर में बदलेंगे बटा में 1000, R आएगा 0.0821 और टेम्परेचर आपका आ जाएगा 300 केल्विन। इनकी जैसे ही अपन यदि वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा ये वैल्यूज पुट करने के बाद में अपने पास सॉल्व करने के बाद में लगभग 0.71 आएगा। कैलकुलेशन वगैरह को बेटा आप खुद चेक कर सकते हो। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद अपन और आगे देखें कुछ क्वेश्चंस। तो बेटा जो क्वेश्चंस अपने नहीं हुए थे उनसे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको साथ के साथ कराए हैं, आप उन क्वेश्चंस को बेटा खुद भी चेक कर सकते हो। बेटा इसके बाद अपन यदि आगे बात करें तो बेटा स्टेज 3 में देखिएगा, स्टेज 3 के लिए बात करें तो स्टेज 3 में क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 27, ताप व दाब की किन परिस्थितियों में आदर्श व्यवहार से विचलन न्यूनतम है। बेटा हम बोलते हैं उच्च ताप और निम्न दाब पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, तो मतलब लगभग समान होगी, तो उनमें विचलन क्या होगा, निम्न होगा। तो अपन क्या चेक करेंगे बेटा, उच्च ताप व निम्न दाब पर विचलन न्यूनतम होगा, विचलन न्यूनतम होगा, अर्थात वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करेगी। तो चारों ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जिसमें उच्च ताप और निम्न दाब की बात की गई है। समझ में आ रही है बात बेटा? इसके बाद अपन स्टेज 4 में देखते हैं। तो स्टेज 4
इसके काफी क्वेश्चंस मैंने आपको बेटा पहले भी करा दिए। स्टेज 4 सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन और देख लो जो इससे रिलेटेड है, जिनकी अभी अपन साथ के साथ में बात कर सकते हैं। स्टेज 4 सेक्शन बी का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण में वह पद जो आकर्षण बल को संशोधित करता है। तो वान डेर वाल समीकरण क्या होता है? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। तो जो आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है वो ये है, जबकि अणुओं के मध्य आयतन की जो बात हुई थी वो इसके लिए बात हुई थी। तो आकर्षण बल के लिए आएगा प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, मतलब ये वाला फैक्टर आएगा। समझ में आती है बात बेटा? फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च दाब पर वास्तविक गैस का संपीड्यता गुणांक है। हमने क्या बोला है बेटा? उच्च दाब बोला है। उच्च दाब की कंडीशन लेंगे अपन, तो बेटा उच्च दाब की कंडीशन में Z 1 से ज्यादा होता है, अर्थात उस केस में Z 1 प्लस PB बटा RT हमको मिलता है। समझ में आ गई बात? Z 1 से ज्यादा या Z क्या होता है? 1 प्लस PB बटा RT होता है, जिसकी अभी अपन बेटा बात कर रहे हैं। समझ में आती है बात बेटा? तो ये सारे अपने गैसीय अवस्था के कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस बताए जो अपने टॉपिक थे, और मैंने आपको इसकी थ्योरी कंप्लीट कराई। एक बार आप बेटा इसको अच्छे से फिर देखेंगे, फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो अपन CLC के ऑनलाइन डाउट काउंटर पे बात कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मात्रक का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू, जय CLC, ऑल दी वेरी बेस्ट।